दोस्तों नमस्कार। जब बात इस देश में सीबीआई की उठी तो विपक्ष समझ नहीं पाया। जब बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की उठी तब विपक्ष ने पार्लियामेंट के भीतर हल्की सी हरकत की और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। राष्ट्रपति के दरवाजे तक भी पहुंचे। जब चुनाव आयोग का सवाल आया तो उस दौर में हर किसी को फिर से सुप्रीम कोर्ट नजर जरूर आया, लेकिन उतना चौकन्नापन नहीं था जहां पर यह सवाल उठ पाता कि इस देश के भीतर में अगर चुनाव आयोग को लेकर ही चुनाव के वक्त सवाल होंगे तो फिर चुनाव कैसे लड़ा जाए। और जब सवाल सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक को लेकर उठ गया तो भी किसी को समझ में नहीं आया क्या वाकई इस देश में चुनाव लड़कर जीता जा सकता है। और इस कड़ी में आखिरी आवाज जब राहुल गांधी ने यह कहकर लगाई कि आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यह चुनाव एक सामान्य तौर पर इस देश में लड़ा ही नहीं जा सकता है और ऐसी परिस्थिति और ऐसी लकीर इस देश में खींची जा चुकी है जहां पर चुनाव जीतना आपके लिए नामुमकिन होगा, तो भी शायद किसी को समझ आया नहीं। क्योंकि एक मदहोशी थी इंडिया गठबंधन की और उससे पहले एक मदहोशी थी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। और इंडिया गठबंधन के बाद की मदहोशी 2024 के चुनाव परिणामों में जाकर छिप चुकी थी। और उसके बाद की प्रक्रिया में जब सत्ता ने अपना फन काढ़ा और बताना शुरू किया कि अब उसे हर जगह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, विरोध करने वाले लोग उसे देखने नहीं चाहिए, तो ऐसे में हरियाणा से सवाल शुरू हुआ, महाराष्ट्र तक गया, दिल्ली में आकर खत्म हो गया। लेकिन क्या वाकई दिल्ली में केजरीवाल की हार के बाद विपक्ष पर फतह करने की सोच बीजेपी की थम गई या बीजेपी का प्लान कुछ बड़ा है? और इस बड़े प्लान के मातहत अगर एक एक पॉलिटिकल पार्टी जो इंडिया गठबंधन से जुड़ी हुई है और छत्रप के तौर पर जिसकी मौजूदगी है, उसकी अपनी राजनीतिक जमीन जिन नेताओं के आसरे टिकी हुई है, अगर उसकी फहरिस्त शुरू में ही आपको बता दी जाए तो शायद एक तस्वीर आपके सामने साफ हो जाएगी। मसलन दिल्ली के भीतर अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी से जुड़े हुए 16 नेता ऐसे हैं जिनकी फाइल गृह मंत्रालय के पास है, ईडी के पास है, सीबीआई के पास है। आप कह सकते हैं यह राजनीतिक रंजिश है, जानबूझकर फंसाया गया है, लेकिन आपको थोड़ी सी ब्रेक लगाकर बात आगे सुननी होगी। उसके बाद आप महाराष्ट्र चले चलिए, क्योंकि इससे पहले रिजल्ट महाराष्ट्र का था जहां बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की। उस महाराष्ट्र के भीतर एनसीपी यानी शरद पवार, उनकी पार्टी से जुड़े हुए 9 कद्दावर नेताओं का नाम ईडी की फाइल में, सीबीआई की फाइल में, होम मिनिस्ट्री की फाइल में दर्ज है। और सुप्रीम कोर्ट में जो कानूनी कार्रवाई के लिए ईडी ने अपनी फाइल भी सौंपी, जिसमें इस देश के 125 से ज्यादा पॉलिटिशियंस के नाम हैं, उसमें एनसीपी के 7 नेताओं के भी नाम हैं जो शरद पवार की पार्टी के हैं। शिवसेना, शिवसेना के जुड़े हुए 3 कद्दावर नेता और उद्धव ठाकरे के परिवार के करीबी 2 लोग, इनकी फाइल ईडी में और होम मिनिस्ट्री के भीतर पड़ी हुई है। वहां से निकलिए और हरियाणा आ जाइए। हरियाणा के भीतर वहां पर हुड्डा परिवार, खुद हुड्डा ही यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम तो तीसरे नंबर पर आता है, जो सुप्रीम कोर्ट में फाइल ईडी ने सौंपी थी। और उसके साथ कांग्रेस के नेताओं में जो फहरिस्त हरियाणा के भीतर है, उसमें तकरीबन 16 नेताओं के नाम हैं, वो सीबीआई और होम मिनिस्ट्री के भीतर फाइलों में दर्ज है। यहां से निकलिएगा तो आपको शायद विपक्ष के तौर पर सबसे बड़ी और मोटी आवाज आपको ममता बनर्जी की सुनाई देगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी दोनों ने खुलकर निशाने पर मोदी सरकार को लिया, प्रधानमंत्री मोदी को लिया, मोदी और शाह की जोड़ी को लिया, डबल इंजन सरकार को लिया और उस आसरे निशाना वो साधते चले गए। लेकिन टीएमसी के भीतर लगभग 22 ऐसे सांसद और विधायक हैं
जिनकी फाइलों में जो नाम दर्ज है उसमें ईडी में तकरीबन 16 लोग हैं, सीबीआई और ईडी दोनों की फाइल में 18 लोग हैं, यानी 16 प्लस 2, और होम मिनिस्ट्री के पास लगभग 22-23 लोगों के नाम हैं। बहुत सारे नाम दूसरे छत्रपों के साथ भी जुड़े हैं जो इंडिया गठबंधन में साथ थे। आप कह सकते हैं इसमें जो इंडिया गठबंधन का विरोध कर रहे हैं उसमें एक नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला नहीं बल्कि उनके पिता फारूक अब्दुल्ला का नाम भी ईडी की फाइल में दर्ज है। हेमंत सोरेन का नाम अभी भी मिटाया नहीं गया है, वो भी दर्ज है, और हेमंत सोरेन के साथ 4 और जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग हैं उनके नाम भी दर्ज है। इसके ठीक समानांतर एक दूसरी लिस्ट होती है जो कि आर्थिक तौर पर इस देश में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी तीनों अपने तौर पर काम करता है। इसमें आपको थोड़ी देर के लिए होम मिनिस्ट्री को माइनस कर देना होगा, और जब आप इन 3 डिपार्टमेंट के तहत इस देश के उन व्यापारिक घरानों या फिर बिजनेसमैन की लिस्ट देखेंगे जो क्षेत्रीय तौर पर इन्हीं छत्रपों के साथ तमाम चुनावों में खड़े होते चले आए, और आज से नहीं 2 दशक, 3 दशक, 4 दशक यानी 40-50 साल पहले की परिस्थितियों के साथ इन राजनीतिक दलों के साथ इनका जुड़ाव रहा, तो फिर उनकी संख्या जो है वह कुल मिला के आपके सामने यह जानकारी जरूरी है। इसमें हम महाराष्ट्र का जिक्र कर रहे हैं, हरियाणा का जिक्र कर रहे हैं, बंगाल का जिक्र कर रहे हैं और झारखंड का जिक्र है। इन सभी की लिस्ट जो हमारी टीम ने बनाई उसमें बताया इसमें 916 बिजनेस पर्सन है। यहां पर आप थोड़ी देर के लिए सोच रहे होंगे कि इस पूरी प्रक्रिया के भीतर बिहार और यूपी का नाम आपने नहीं लिया। बिहार और यूपी की राजनीतिक परिस्थितियों में बीजेपी जिस रूप में सेंध लगाना चाहती थी या चेन लगाना चाहती है वो लगा चुकी है। राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी के सामने जो मुश्किल हालात क्यों खड़े हो गए, ये शायद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और उनकी राजनीति और उसके साथ साथ बीजेपी और होम मिनिस्ट्री की अपनी फाइलें और इन सब के साथ साथ इस देश में इनकम टैक्स के साथ जुड़ी हुई परिस्थितियां, ईडी और सीबीआई की फाइल में तो सभी के नाम दर्ज हैं, लेकिन उससे हटकर बिहार के लगभग 24 नेता जिसमें पूरा लालू परिवार भी शामिल है वह भी है। उत्तर प्रदेश के भीतर में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए किन नेताओं का नाम है या नहीं है, या फिर जो उनकी फेरिस्त में है, जो सबसे ताकतवर तौर पर मौजूद हैं, जो पैसे वाले नेता हैं, उनके निगरानी कहीं ना कहीं होम मिनिस्ट्री के जरिए डायरेक्ट हो रही है। एक बात इस पूरी बातचीत में उभर कर आई, यानी सरकार के पास हर किसी की फाइल है, हर किसी को डर के रहना होगा। और एक दूसरा सवाल इस दौर में छुप गया जिसका जिक्र हमने शुरू में किया कि जिस तरीके से सीबीआई से लेकर इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट तक बात चली गई, उन फैसलों को लेकर जिसमें महाराष्ट्र के भीतर सुप्रीम कोर्ट भी फैसला उस पॉलिटिकल पार्टी के हक में दे नहीं पाता है जिसके हक में देना चाहिए। इस देश के भीतर में जो भी इकोनॉमिक क्राइम होता है उसमें भी फैसला सुप्रीम कोर्ट इस तर्ज पर देता नहीं है कि जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया उसको वापस कर दिया जाए। यह पतली और बड़ी महीन लकीर है। यहां से असल सवाल शुरू होता है, क्या वाकई इंडिया गठबंधन को लड़ाई चुनाव के तौर पर लड़नी है, या फिर उस चुनाव को लेकर पहली बार समझ इंडिया गठबंधन के भीतर अब आ चुकी है कि वो दरअसल किसी भी चुनाव में कूदे वहां उसे जीत नहीं मिलेगी। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, क्या यह मैसेज को बरकरार रखा जाए कि सभी राजनीतिक दल जो चुनाव हार भी रहे हैं लेकिन इनके संबंधों में कहीं कोई खोट नहीं आई है और सब एक साथ मिले हुए हैं, यानी मैसेज दिया जा रहा है कि हम बीजेपी के साथ नहीं हैं। यहां पर एक जिक्र तुरंत बंगाल का हो जाना चाहिए, क्योंकि बंगाल के भीतर ममता बनर्जी ने अभी ही कह डाला है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे।
बीजेपी चाहती है वो अकेले चुनाव लड़े। एकजुट हो जाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो एक तरफ वामपंथी भी रहेंगे, कांग्रेस भी रहेगी, ममता भी रहेगी, लेकिन ममता अपने बूते पर चुनाव लड़ने का ऐलान अभी ही कर चुकी है। यानी 2026 में जब चुनाव होंगे तब तक इंडिया गठबंधन इस आवाज के बाद रहेगा या नहीं रहेगा, यह भी एक सवाल हर इंडिया गठबंधन के भीतर के पॉलिटिकल पार्टीज के भीतर समाया हुआ है। तो वो उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे हों जो दिल्ली आते हैं और कहते हैं कैसा भी रिजल्ट हो हम लोग एक साथ साथ हैं। वो राहुल गांधी से मिलते हैं, वो केजरीवाल से मिलते हैं। इन सब के बीच कोई भी इंडिया गठबंधन के खिलाफ कहता नहीं है, लेकिन हर किसी को शायद पहली बार यह समझ में आ गया, जो पॉलिटिकल पार्टी चलाते हैं, जो सर्वोसर्वा हैं, कल पता नहीं कौन धोखा दे दे और कौन किधर से किधर चला जाए। उसकी एक वजह फाइल है, दूसरी वजह आर्थिक लाभ को बचाना है, तीसरी परिस्थिति अपने राजनीतिक कैरियर को देखना है, और चौथी परिस्थिति क्यों इन पचड़ों में फंसा जाए जब बहुत साफ हवा दिखाई दे रही है कि इस देश के सारे संस्थान जिस लोकतंत्र के पिलर के तौर पर पहचान पाए हुए हैं वो सभी सत्ता के पिलर में समाहित हो चुके हैं। और इसका ताजा नमूना तो खुलकर पूर्व सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में भी नजर आ गया। जब वो कहते कहते ये कहते चले गए उन्होंने क्या क्या किया उस पे न जाइए, सिर्फ एक सवाल अपने जहन में यहां रख लीजिए कि पूर्व न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ खुले तौर पर कहते हैं कि मैं जब था सुप्रीम कोर्ट में मैंने ये फैसले दिए। उन फैसलों के अक्सरे देखने की जरूरत नहीं है। सवाल यह है, इस देश में सुप्रीम कोर्ट एक इंस्टीट्यूशन है और उस इंस्टीट्यूशन में एक दो नहीं कितने चीफ जस्टिस आए और गए, लेकिन किसी ने भी अपने आप को पब्लिकली इस रूप में एक्सपोज नहीं किया जो डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं। वो एक मैसेज भी कन्वे कर रहे हैं कि उनकी उपयोगिता आने वाले वक्त में सत्ता के लिए कैसे बनेगी। लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि इस दौर में जब उनका इंटरव्यू आता है तो एक झटके में इस देश का सुप्रीम कोर्ट गायब हो जाता है। लगता ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो संविधान के हिसाब से चलता है और संविधान और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका इस देश में मानवीय पहलुओं को जिंदा रखने की है, उनके हक में आवाज उठाने की है, फैसला देने की है। इस देश के भीतर की राजनीतिक धारा ने खुले तौर पर स्पष्टता एक मोटी लकीर खींच दी है। या तो आप लकीर के इस तरफ हैं जहां सत्ता है, और अगर आप दूसरी तरफ हैं तो आप सत्ता के विरोध में हैं। कमोवेश यह स्थिति अगर सुप्रीम कोर्ट के भीतर पूर्व न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इंटरव्यू के जरिए उभरती है तो इन्हीं परिस्थिति को दोबारा से आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के दायरे में लाकर खड़े हो जाइए। कल तक यह सवाल जरूर था कि कोई राजनीतिक दल के भीतर का नेता निकलेगा तो वो कहां जाएगा, किसके साथ जाएगा, तो वो पॉलिटिकल पार्टी में उसकी जीत होगी या उसको वो जिता देगा। नई परिस्थिति बिल्कुल हटकर है और यह सवाल पहली बार खुले तौर पर नजर आने लगा है जब इस बात का जिक्र हो चला है कि हमें कम से कम अपने संबंधों को बनाकर रखना होगा जिससे मैसेज नीचे तक जाए। जो लोग सोच भी रहे हैं कि आज यहां नहीं कल वहां हो जाएं, शिवसेना के बहुत सारे लोग टूटने को क्या तैयार हैं। एक तो टूटा और कहां चला गया, एकनाथ शिंदे के पास। एकनाथ शिंदे की शिवसेना किसके जरिए जिंदा है, बीजेपी के जरिए जिंदा है। बीजेपी अपने तौर पर चाहती है कि अभी कम से कम बीएमसी के इलेक्शन से पहले जितने लोग हैं उसको तोड़िए और फिर बाद में जब जरूरत होगी तब आप हमको मिला लीजिएगा, यानी हम दोनों एक हो जाएंगे, आप हम में शामिल हो जाइएगा। बीजेपी का आंकड़ा केंद्र में भी बढ़ जाएगा और स्टेट में भी बढ़ जाएगा और फिर 2029 का चुनाव मिलकर साथ लड़ेंगे। तब तक बीजेपी इस देश में एक सबसे मजबूत नहीं बल्कि एकमात्र पार्टी के तौर पर बचेगी। लेकिन अगला सवाल यह भी है, क्या एनसीपी में से कोई नहीं जाएगा? शरद पवार क्या यूं ही एकनाथ शिंदे की ताजपोशी करते हैं, माथे पर मुकुट लगाते हैं? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा यूं ही दिल्ली में आकर दिल्ली दरबार में मिलते हैं? दिल्ली दरबार का मतलब सत्ता, मोदी सत्ता और अमित शाह की सरकार
के बीच खड़ा वह दरबार है जिस दरबार में हर किसी को आना है, पॉलिटिकल तौर पे जो मानता समझता है, क्या यह स्थिति है? अभिजीत बनर्जी क्या इस दिशा में बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं या उन्हें उस दिशा में ले जाया जाएगा? क्योंकि उनकी फाइल तो खनन को लेकर बड़ी मोटी है और उसके साथ एजुकेशन सेक्टर की भी फाइल जुड़ गई है। तो क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव से ऐन पहले वो पार्टी टूटेगी? महाराष्ट्र की तर्ज पर वहां पर भी जैसे अजीत पवार निकल कर आए वैसे अभिजीत बनर्जी एक पॉलिटिकल पार्टी बना लेंगे क्या? और उसके पीछे बीजेपी खड़ी हो जाएगी क्या? क्योंकि अभी तक तो टीएमसी के तमाम नेताओं को शामिल कर लिया, लेकिन सफलता उतनी बड़ी नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। तो क्यों नहीं उस चेहरे को ही साथ ले लिया जाए जो चेहरा ममता बनर्जी को चुनौती दे सकता है? और क्या ममता बनर्जी इससे वाकिफ नहीं है? और क्या उन्हें इसकी जानकारी नहीं है कि उनके पास जो भी फंडिंग जिन भी कॉरपोरेट के जरिए आ रही है, उस कॉरपोरेट के पीछे बीजेपी या दिल्ली की सत्ता खड़ी है? उसकी एक ना पर वो सारे लोग कोई पैसा नहीं लगाएगा, चाहे वो अंबानीज हो चाहे वो अडानीज हो। और वो पैसा क्यों लगा रहे हैं? तो क्या एक पॉलिटिकल वैक्यूम देश के भीतर आकर खड़ा हो चला है जहां पर विपक्ष की राजनीतिक हैसियत कुछ भी नहीं बचेगी? इस देश के छत्रप धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे? या फिर एक नई राजनीतिक चुनौती इस देश के सामने आकर खड़ी है जहां वाकई विपक्ष अगर नहीं बचेगा तो क्या बचेगा? और शायद क्या इसीलिए कहना पड़ा राहुल गांधी को और कांग्रेस को, अब मतना पड़ रहा है कि अपने नए ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करें और अपने तरीके से अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन को पालें। क्योंकि दिल्ली की राजनीतिक जमीन को पाने की दिशा में अरविंद केजरीवाल को हार मिल गई। कांग्रेसी नेता खुलकर कहते हैं हमें अपनी पार्टी को देखना है। यह मैसेज अंतर विरोध का है या फिर भविष्य की उस राजनीति में दो पांव पे खड़े होने का है जहां पर इंडिया के आसरे खड़े नहीं हो पाएंगे? इसका एहसास हो चला है। सचिन पायलट का अंदेशा तो यही है। लेकिन ये हमारी पार्टी का एक अधिकार है कि हम खोई हुई अपनी जो मजबूती थी, अपनी जड़ें हैं, उसको मजबूत करें। उसका परिणाम ये रहा कि वहाँ पर जो राज्य सरकार थी उसमें तब्दीली हुई है और आम आदमी पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन हम लोग चुनाव लड़े थे खुद की जीत के लिए। हम चुनाव लड़े थे अपनी जो पुरानी हमारी स्थिति वहाँ उसका पुनर्निर्माण करने के लिए। इसमें दो मत नहीं। कांग्रेस की राजनीतिक जमीन पर ही इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए छत्रपों की राजनीतिक जमीन बनी, बसी और सत्ता तक दिला गई। अब अगर कांग्रेस ये सोच रही है तो अगला सवाल कोई भी कह सकता है, तो फिर इंडिया गठबंधन है कहां? और इंडिया गठबंधन के भीतर अगर हर राजनीतिक दल को यह डर हो चला है कि पता नहीं कौन किसके साथ छोड़कर कहां चला जाए, तो फिर भरोसा कौन किस पे क्यों करेगा? और भरोसे के बदले अगर उसे पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी के साथ भी गठबंधन करना पड़ जाए तो वह क्यों नहीं करेगा? और बीजेपी ने खुद को किसी पॉलिटिकल पार्टी की तर्ज पे खड़ा नहीं किया, बल्कि इस देश के भीतर में उस राजनीति को ही अपनी राजनीति के जरिए खड़ा कर दिया जहां कहा गया कि चुनाव होगा तो हमारी सोच के अनुरूप होगा। कोई अगर पार्टी छोड़ेगा तो हमारे कहने पर छोड़ेगा, कोई अगर पार्टी छोड़कर कहीं जाएगा तो हमारे साथ जाएगा। यह परिस्थिति बहुत साफ बताती है कि तीन बातें इस दौर में लगातार रेंग रही है। चुनाव राजनीतिक दल नहीं, चुनाव आयोग कराएगा। इस देश में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी राज्य में जरा सी जीत की संभावना को देखेगी और उसमें अगर कांग्रेस होगी तो फिर उसमें तोड़फोड़ जबरदस्त होगी। उसमें तीन चार आवाजें आनी शुरू हो जाएंगी और वो आवाज चुनाव आते आते इस रूप में उभरेगी जहां पर कांग्रेस का जीतना मुश्किल हो जाएगा। ये क्या कांग्रेस के भीतर समझ में नहीं आ रहा है? और अगर आप चुनाव जीत गए तो उसके बाद ऑपरेशन लोटस कैसे चलता, यह तो महाराष्ट्र की राजनीति का खुला खेल हर की आंखों के सामने है। शायद इसीलिए बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, तीसरी पीढ़ी अभी से समझ गई चुनाव लड़ने से कुछ नहीं होगा। चुनाव तो वो लड़ते ही नहीं है और चुनाव लड़ाता भी कोई और है, परिणाम भी कोई और तय करता है। तो यह समझ तीसरी पीढ़ी को अगर आ चुकी है तो भारत की राजनीति में क्या बड़े बदलाव का अंदेशा आपको दिखाई दे रहा है? क्योंकि जिस तर्ज पर पहली बार
खुले तौर पर यह कहा जा रहा है हमारे चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है, जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी ने शुरू में किया और इसको समझने में बड़ा वक्त लग गया कि सिवाय इसके हमारे पास कोई दूसरा रास्ता क्या है। और शायद यही वो सवाल है कि दूसरा रास्ता आपके पास है क्या, और उस दूसरे रास्ते पर क्या इंडिया गठबंधन चलेगा या फिर हर राजनीतिक दल अपनी अपनी राजनीति को संभालने के लिए अपने अपने राज्यों में चलेगा। उलझन शायद बड़ी इसीलिए है, और यह मैसेज शायद मुंबई से दिल्ली पहुंचकर उद्धव ठाकरे के बेटे इसीलिए देना चाहते हैं। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था, और भाजपा ने चुनाव आयोग के तो आभार मानने ही ज़रूरी है। लेकिन यही बात है, कल जैसे मेरी राहुल जी से बात हुई, आज अरविंद जी से बात हुई, कि इंडिया गठबंधन हो या फिर हम सारी पार्टीज़ हो, कहीं ना कहीं हमें ये सोचना ज़रूरी है कि अभी अगला स्टेप क्या है, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर नहीं रही है, इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं रहे। यह मैसेज ममता बनर्जी के लिए भी है, लेकिन ममता बनर्जी को अभी लगता है कि वह अपने बूते चुनाव जीत सकती है, तो फिर वह इस मैसेज को क्यों सुने। नवीन पटनायक ने भी इस मैसेज को सुनने में बड़ी देर कर दी। 2024 के विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया। उन्हें समझ ही नहीं आया, सब कुछ तो वही कर रहे थे, फिर जीत उनकी क्यों नहीं हुई। वक्त लग गया। यही परिस्थिति आंध्र प्रदेश के भीतर हुई। जगन रेड्डी समझ ही नहीं पाए कि वह अगर प्यादा हैं तो बड़े प्यादे के तौर पर चंद्रबाबू नायडू कब कैसे क्यों नहीं खड़े होंगे, यह नहीं समझ पाए। यह परिस्थिति 2014 में अगर आप शिवसेना को कहते तो वह भी समझ नहीं पाई थी। शरद पवार वह भी समझ नहीं पाए थे। लंबा वक्त लगा सभी को समझने में, और शायद दिल्ली पहुंचते पहुंचते केजरीवाल भी जब समझ पाते कि वह भी तो प्यादा बनकर ही काम कर रहे थे, और प्यादा अगर वो बन गए तो उसके बाद उन्होंने वजीर बनने की अगर कोशिश की तो एक झटके में उनकी मात हो गई, तो रास्ता बचता नहीं है। तो क्या मौजूदा वक्त एक खतरे की घंटी पूरे इंडिया गठबंधन के भीतर हर छत्रप के साथ जाकर जुड़ चुकी है, जहां वो समझ लें कि वो राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन वह चुनाव लड़ने की राजनीति से हटकर इस देश की जनता को ही चुनावी मैदान में लाने की परिस्थितियां पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जनता के भीतर का विरोध क्यों नहीं उपज रहा है। उनके अपने भीतर जितना भी गुस्सा हो, वह राजनीतिक तौर पर जनता के साथ जुड़ता नहीं है, और जनता के भीतर के सवाल वो सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी तक उठाकर रुक जाते हैं। जबकि सब कुछ इस दौर में अगर हड़प लिया गया, और बात अगर इनकम टैक्स से शुरू हुई थी, सीबीआई तक गई, ईडी आगे बढ़ती चली गई, इलेक्शन कमीशन ने उस पर पूरा जाल बिछा दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने सब कुछ डिगा दिया, तो फिर आपके पास बचा क्या। क्या यही वो स्टेट की लड़ाई है जहां पर स्टेट एक बनाना स्टेट में नजर आने लगा। राजनीतिक तौर पर यह पहल क्या इंडिया गठबंधन के जुड़े नेताओं के बीच से निकल सकती है, या उनमें इतनी ताकत है, या उनमें इतना बड़ा विजन है कि वो समझ पाए कि उनकी राजनीति हर बार चुनाव मैदान में पराजित होती है, और उनकी मौजूदगी पराजित होने के लिए बनी रहे। इसे भी दिल्ली की सत्ता चाहती है कि वह खड़े हुए नजर आए। यानी फाइल भी है, करप्शन भी है, तानाशाही भी है, लोकतंत्र भी है, तमाम संगठन और संस्थाएं भी हैं, और इन सब के बीच चुनाव भी है। कैसे कौन कहां खड़ा होगा, यह फैसला तो लेना पड़ेगा। आज नहीं लेंगे तो बिहार चुनाव के बाद तेजस्वी यादव को लेना होगा, यूपी इलेक्शन के बाद अखिलेश यादव को लेना होगा, ममता बनर्जी भी लेंगी बंगाल चुनाव के बाद फैसला। इंतजार कीजिए। यह लकीर सीधी नहीं है, यह लकीर चक्रव्यूह वाली लकीर है, जो आपको एहसास कराती है आप बचे हुए हैं, और फिर किसी अगले को बचाकर उस एहसास को मिटा देती है। जहां आप सोचें कि वह भी आपके साथ शामिल हो जाए, वो कहेगा हम तो बचे हुए हैं। बस इस लड़ाई के भीतर का सच यही है। सवाल एक ही है
यह इंडिया गठबंधन के भीतर की अजब परिस्थितियों में कौन कब किसके साथ, वह भी उसी के साथ जिसने उन्हें खत्म किया, खड़ा हो जाए, आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन कतार में क्या वाकई सभी हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।